Welcome to Forward Public School, e-learning, grade 9, subject Mathematics, Unit 12, Part 7, and topic is Review Exercise 12, which is on page 264 and 65, and the question 1 with the 8 parts, and it is about objective type questions, and I am your teacher, Tabinda Mehfooz. Now this is a review exercise 12 in your textbook on page 264, and we'll have to solve the first question on book. So you should have a pencil and you can also draw these diagrams on your book along with each statement to understand this statement properly and give the correct answer as given with each statement. ठीक है, तो बेटा आपने इसी तरह से बुक से इसको करना है, बुक पर ही करना है बल्कि इसको, और इसके साथ आपको ड्राइंग भी अगर आपको भी इसी तरह से पेंसिल से बनानी है तो आप ज़रूर बनाएं, ताकि आपको इन ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट्स का अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं स्टेटमेंट्स, और उसके अलावा आपको जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको आप टिक करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरीके से करें बेटा, क्योंकि ये आपके मार्क्स में जो है इससे आपको गलती में की सूरत में मार्क्स फिर आपके कट जाते हैं, तो आप बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से करें। ठीक है, अब देखें बेटा, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्कोरेंट। कॉन्कोरेंट क्या है इसमें से, यानी कॉन्कोरेंट का मतलब है सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉन्कोरेंट मीन्स सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए बेटा, आपको एंगल बाइसेक्टर्स को अगर आप देखें ऑफ अ ट्राइंगल, जब हम एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल का बनाते हैं, ये आपको ट्राइंगल की कंडीशन मैंने 3 दफ़ा इसीलिए बताई है बेटा कि देखिए सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये जो आप एंगल को मार्क करके और फिर इसको बाइसेक्शन इसकी करते हैं। तो अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्कोरेंट होते हैं, यानी सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इनका। आपने अपने थ्योरम्स जो आपने पढ़े हैं उसमें एंगल बाइसेक्टर वाले थ्योरम जो थे वो कॉन्कोरेंट थे, स्टेटमेंट आपको याद होगी। ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी थ्योरम 12.3 में जो मैंने आपको बताया था, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो भी कॉन्कोरेंट होते हैं। राइट बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तीनों साइड्स के लिए या लें तो वो कॉन्कोरेंट होते हैं, वो थ्योरम 12.3 में था। फिर 12.6 में एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्कोरेंट थी। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपको याद हो या आपने उस थ्योरम्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है, उस लेक्चर को सुना है, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स का पता चल जाएगा। वेयर एज मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, सो व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन मीन्स व्हेन वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड to the opposite vertex, midpoint of a side to its opposite vertex. Similarly, the second midpoint with the opposite and third midpoint with the opposite. So all these three medians are also concurrent. तो पहला ऑब्जेक्ट, all of these जो है ये फोर्थ ऑप्शन, यानी ये तीनों कॉन्कोरेंट हो सकते हैं। देख, all of these three conditions, if we draw these conditions, so they are concurrent. So all of these का ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, आप इसको टिक करें, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें फर्स्ट के साथ आपको डी को टिक करना है। ठीक है, अब सेकंड ऑब्जेक्टिव को बेटा रीड कर रही हूँ आपके लिए। देखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ इन द सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सम टाइम इज इनसाइड अ ट्राइंगल, sometime coincide with a side of a triangle and sometimes falls outside of a triangle। अब इसमें आपको बेटा which of का मतलब है, आपसे क्या पूछा गया है, which of the following। तो which of the following का मतलब ये है कि बेस आपके ख्याल से inside a triangle concurrent होती है, समटाइम्स कोइंसाइड विद द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वो कॉन्कोरेंट होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेंसी उसकी मिलती है, या समटाइम्स फॉल्स आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस स्टेटमेंट में विच का मतलब है पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेंसी की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेंसी। ठीक है, कॉन्कोरेंट पॉइंट जो है वो आपको कभी इन कंडीशंस में जो आपको ऑप्शंस में गिवन है इनमें
जो है किस कंडीशन में ये इनसाइड अ ट्राइंगल होती है, समटाइम्स आउटसाइड कोइंसाइड हो जाती है, समटाइम्स कोइंसाइड विद साइड पे आ जाती है और समटाइम्स फॉल्स आउटसाइड। तो ये बेस को अगर आप लें तो बेस की कभी भी कॉन्करेंसी नहीं ली जाती, ठीक है बेटा। बेस की हम कॉन्करेंसी का मतलब है राइट बाइसेक्टर। बेस कॉन्करेंसी मीन्स के राइट बाइसेक्टर्स। तो राइट बाइसेक्टर जो हैं वो जो हैं आपके हमेशा इनसाइड ही आते हैं। बेस मीन्स के राइट बाइसेक्टर्स। अगर राइट बाइसेक्शन करते हैं बेस की साइड्स की, तो बेस मीन्स के साइड्स की, ठीक है, ऑफ द साइड्स, ये तो हमेशा इनसाइड ही आते हैं यूजुअली, ठीक है। दी एल्टीट्यूड्स जो हैं वो आपके जो है ना, एल्टीट्यूड्स जब आप ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड्स, इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये कभी इसका कॉन्कोरेंट पॉइंट जो होता है वो इनसाइड आता है, कभी साइड के ऊपर आ जाता है। कोइंसाइड विद द साइड का मतलब है ऑन द साइड, सेम ऑन द साइड, इट लाइज ऑन द साइड एंड सम टाइम इट फॉल्स आउटसाइड द ट्राइंगल। तो इसमें एल्टीट्यूड का जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मीडियंस भी जो हैं यूजुअली इनसाइड में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड के लिए कह सकते हैं आप ड्राइंग में, इन ड्राइंग भी आप जब बनाएंगे तो ये आपको मिलेगा कि एल्टीट्यूड्स जो हैं वो आउटसाइड पर कभी कोइंसाइड होते हैं, कभी और कोइंसाइड आउटसाइड पे होते हैं, कभी कोइंसाइड साइड पर हो जाते हैं, कभी इनसाइड। तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए बेटा थर्ड पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस राइट बाइसेक्टर, ये आपकी स्टेटमेंट भी है थ्योरम की, अगर आपको पता हो। थ्योरम कौन सा है? थ्योरम 12.3। उसमें आपको परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं दे आर कॉन्कोरेंट, ये कॉन्कोरेंट होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट भी कंडीशन हम नहीं कह सकते, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, तो एनी ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉन्कोरेंट होने की पॉसिबिलिटी हर ट्राइंगल में होती है, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी को मार्क करें। अच्छा, इन विच ट्राइंगल, अब पार्ट 4 को देखें बेटा, पार्ट 4 में रीड कर रही हूँ। इन विच ट्राइंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस पासिस थ्रू इट्स वर्टिक्स एंगल। तो देखिए आप किस ट्राइंगल में, आपको ये मुख्तलिफ ट्राइंगल्स के नेम दिए हैं, तो आप ये ड्राइंग भी करें, इसके साथ छोटी छोटी इसकी ड्राइंग बनाएं विद पेंसिल ऑन द बुक। और आप देखिए बेटा इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो बेस का पासिस थ्रू इट्स वर्टिक्स एंगल। तो अगर आप बेस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो देखिए बेटा ये वर्टिक्स एंगल को पास नहीं कर रहा है, दिस इज़ द वर्टिक्स एंगल। तो बेस जो है वो वर्टिक्स एंगल को पास नहीं करती। स्केलिन में भी अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस बनाएंगे तो ये भी वर्टिक्स एंगल को से पास नहीं हो रही। लेकिन आइसोसेल ट्राइंगल क्या होता है? टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। जब आप इसमें आप जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस बनाएंगे इट पासिस फ्रॉम द वर्टिक्स, ये आपका वर्टिक्स से पास होगा। तो इसलिए इसको आइसोसेल ट्राइंगल जो है इसमें आपका जो परपेंडिकुलर ऑफ द बेस होता है इट पासिस फ्रॉम द वर्टिक्स एंगल। और एक्यूट एंगल को भी अगर आप ले लें, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल कोई भी, तो उसमें कोई भी मेजर स्मॉलर देन 90 डिग्री होगी। आप उसमें भी जब आप बना के देख सकते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल की ड्राइंग बनाएं, उसमें भी बेस का जो परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द बेस है, इट डज़ नॉट पासिस फ्रॉम द वर्टेक्स। तो दैट्स वाई विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? आइसोसेल, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप सी को टिक करें, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपका जो है अगला जो ऑब्जेक्टिव है ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, मीडियंस ए डी, देन बी ई, देन सी एफ इंटरसेक्ट एट जी। इफ़ सी एफ इज़ 24, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एफ जी? तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इधर मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल बनाया है, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। ये आप ड्राइंग में आप सबसे पहले देख लें। इसमें हमने मीडियंस ड्रॉ किए हैं। ए डी इज़ द मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन? मिड पॉइंट टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट to opposite vertex, that is median. So AD is median, then BE is another median from vertex B to the opposite side AC, and then the third median is CF from C to the opposite side AB. So if they intersect at point G,
अब ये पहली स्टेटमेंट जो है ये मैंने आपको ड्राइंग में बता दी है। ट्राइंगल ABC, मीडियंस AD, BE एंड CF इंटरसेक्ट एट G। नाउ इफ़ CF इज़ 24, अब आप CF को देखें बेटा, CF ये टोटल लेंथ जो है इस मीडियन की है 24, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ FG। अगर आप इसके इस पार्ट की बात कर रहे हैं, एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको देखें बेटा 24 टोटल लेंथ है, तो इसकी आपको पता है रेशो क्या होती है, मीडियन की रेशो आपने की है 2:1। तो आप सबसे पहले टोटल लेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो 24 को जब 3 पे डिवाइड किया जाता है तो ये 8 हो जाता है, और हमें चूँकि इसको 2 पार्ट्स में फिर फर्दर डिवाइड करना है बाय द रेशो ऑफ 2:1, हमने इसको ऐसे डिवाइड करना है बाय 2:1। तो 2 का मतलब है कि 8 + 8, 8 + 8 और इसका रेशो 8 के साथ, तो ये होगा 16:8। अब ये 16:8 आपके पास आ रहा है, 16:8। अब आपको कौन सी साइड इन्होंने पूछी है, ये देखिए बेटा CG जो है 16 होगी और FG जो है वो कितनी होगी 8। तो इन्होंने आपसे FG पूछा है, तो FG आपके पास आएगा 8। FG जो है 1 रेशो में, जो 1 वाली कंडीशन है ना, 2 रेशो जो है वो CG के लिए होती है 2, और 1 जो होती है FG के लिए होती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस वक्त 1 में क्या आ रहा है 8, तो ये 8 आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, अब आप अगला ऑब्जेक्टिव देखिए बेटा, विच इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। द नेक्स्ट पेज, लुक एट ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ दिस इज़ द 6th ऑब्जेक्टिव। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, और फिर ये ब्लैंक दिया हुआ है, ऑफ द ट्राइंगल। तो इक्विडिस्टेंट किससे होता है ट्राइंगल के, आप देखें बेटा, ये आपको थ्योरम 12.6 की अगर आपको स्टेटमेंट आपने याद है या थ्योरम आप जहन में लाएँ इसके लिए, तो देखिए एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्कोरेंट होते हैं, और उसमें आपको उनको जब आप बताते हैं, ये आप देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये पीछे से आपको ये बैक पेज पे ये 12.6 जो है इसका आप ये देखें बेटा, 12.6 में एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी, आप देखिए इक्वल डिस्टेंस कौन सा हमने लिया है इसमें, जो ड्राइंग में हम दिखा रहे हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टू द साइड्स होता है हमेशा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं ये इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द साइड्स। तो ये आप इसको साइड से देखिए ज्वाइन करते हैं ना, तो साइड से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द साइड आता है। तो इसलिए आपके पास इस ऑप्शन में द वर्टिसेस है, द साइड है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड है, ऑल ऑफ दीज है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, द साइड्स, क्योंकि हमने इसको साइड से ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस फिर इक्वल होता है। ये आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके लिए आप थ्योरम 12.6 को ही देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगला देखें बेटा, 7th पार्ट है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, इक्वल लेंथ की साइड्स को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। नाउ ABC हम यहाँ पे एक ड्राइंग में आपको बता रहे हैं, ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये देखें बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको ड्राइंग में बताए हैं, दीज आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको अगर आप देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं, कॉन्करेंट भी हैं और एंगल बाइसेक्टर एज वेल भी, यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब हम एंगल से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्शन भी हो जाती है इससे, क्योंकि वजह क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी इसमें आपके पास एंगल्स जो वर्टिसेस हैं वो भी इक्वल इन मेजर हैं और इसमें जो साइड्स हैं वो भी इक्वल इन मेजर हैं। दैट्स वाई इसमें कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसके अलावा ये कॉन्करेंट तो आपको नज़र आ रहे हैं, कॉन्करेंट भी हैं, और अगर आप इनको एंगल से ज्वाइन करें, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एंगल से ज्वाइन करें तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हैं। और फिर इसमें बेटा आपके पास 4th ऑप्शन दिया हुआ है पैरेलल, तो ये ऑप्शन तो खैर बिल्कुल गलत है। पुराने जो बेटा प्रीवियस एडिशन जो था हमारा, उसमें यहाँ पर था ऑल ऑफ दीज। अगर आपको ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आता है
तो फिर आप उसको करेक्ट करें, ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए बी सी। ऑल ऑफ दीज का अगर मिलता है डी में तो फिर, क्योंकि पुराने एडिशन में ये ऑल ऑफ दीज था, तो उस सूरत में तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन पैरेलल अगर आ रहा है तो आप इसी तरह से, जैसे अब इस बुक में है, इस एडिशन में है, इस तरह से अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो फिर आप बेटा किसी भी एक को, ए को भी टिक कर सकते हैं, बी को भी टिक कर सकते हैं और सी को, ठीक है। किसी एक को भी अगर आप टिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट समझा जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी की पॉसिबिलिटी भी इसमें है और ऑप्शन सी की भी है, मगर पैरेलल की नहीं है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक पर टिक लगा सकते हैं, एनी वन, क्योंकि आपका वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लें। इस किस्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जवाब सही होते हैं, तो फिर आप जो भी सही जवाब मार्क करेंगी वो ठीक ही होता है, उसको हम ठीक कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें, अब चूँकि इसमें डी ऑफ पैरेलल है तो ये तो गलत है, तो अगर आप ए को टिक करते हैं तब भी आप ठीक कह रही हैं, जो बच्चे बी को करेंगे वो भी ठीक है, जो सी को करेंगे वो भी, तीनों आंसर ठीक है। और अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन लिख कर डी को, उसको टिक करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप देख लेंगे, इसको दोबारा भी देखें और इसको सही तरीके से समझ लें, ये ज़रूरी है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद है लास्ट ऑब्जेक्टिव है 8th, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, ब्लैंक है, ऑफ द ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये अगेन 12.6 को ही आप देखें बेटा, वही स्टेटमेंट अब इन्होंने दोबारा इस तरह से पूछी गई है, जैसे कि आपको 6th में मैंने बताया है, उसी तरह से 6th पार्ट में, उसी तरह से इसमें भी 7th 8th पार्ट में भी बेटा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट तकरीबन वही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि वही बात आप फिर 12.6 को देखें अगर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर जो होता है, इट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से जब हम उसे ज्वाइन करते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम बताते हैं, ये थ्योरम में भी आपको मैंने समझाया है, तो आपको याद होगा डी के इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी एल इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी एम, तो ये आपका इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स होता है। तो इसी वजह से हमने इसको बेटा साइड्स पे जो है टिक लगा दिया, ये साइड्स पे टिक किया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये साइड्स का ऑप्शन करेक्ट है, बाकी वर्टिसेस भी गलत है, मिड पॉइंट भी गलत है, ऑल ऑफ द अबव भी गलत है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया और ये आपका यूनिट 12 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। आप बार बार इन लेक्चर्स को देखें बेटा, अच्छे तरीके से इनको समझें, क्योंकि इवन क्लास वर्क में भी जब आपको ये काम क्लासेस में करवाया जाता है तो आप इसको ज़रूर इन लेक्चर्स में भी ज़रूर बार बार देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस यूनिट की समझ आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छे समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू very much.